Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Basic Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's class is Rules of Partial Fraction. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा टू सॉल्व इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स. सो लेट्स सी लर्निंग आउटकम. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will be able to know the rules of partial fraction. आज का यह वीडियो देखने के बाद आप रूल्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस कौन कौन से होते हैं ये अच्छे से समझ पाएंगे. आज हम रूल्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन देख रहे हैं. ओके, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था? इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, ओके, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और पार्शियल फ्रैक्शन किसे कहते हैं ये सीखा था. ओके, तो आज हम देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन के रूल्स कौन कौन से हैं. तो इसमें 3 रूल्स आते हैं. इसका मतलब कि पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए उसे 3 केसेस में डिवाइड किया गया है. उसमें का फर्स्ट केस क्या है अब हम वह देखने वाले हैं. तो फर्स्ट केस की हेडिंग है, देखिए क्या है. व्हेन डिनोमिनेटर हैज डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर. इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मतलब एक टर्म हमेशा, देखो जो हम डिवीजन में लिखते हैं वहां पर क्या रहता है, एक टर्म ऊपर लिखी हुई रहती है और सेकेंड टर्म नीचे. तो जो नीचे लिखा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर. ओके, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग. डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग. और लीनियर फैक्टर मतलब जो भी वेरिएबल्स वहां पर दिए हुए रहेंगे उनमें वो जो वेरिएबल्स रहेंगे उनका पावर हमेशा क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए. लीनियर मीन्स जो वेरिएबल्स हैं हमारे उनका पावर 1 रहना चाहिए. ओके, इसे अच्छे से समझने के लिए देखिए अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट केस है उसमें हम किस तरह के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और उसे हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शंस की प्रॉब्लम जो दिए हुए रहेंगे उनमें से सब में पहले आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वह फर्स्ट केस का प्रॉब्लम है कि सेकेंड केस का प्रॉब्लम है कि थर्ड केस का. ओके, यहाँ पर मैं आप लोगों को आज 3 केसेस पढ़ाने वाली हूँ. ओके, उन तीनों केसेस में से कौन से केस का प्रॉब्लम है वह आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया तो आप वह इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ओके, क्योंकि उन केसेस के ऊपर ही इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है. ठीक है, तो देखिए जैसे कि अगर फर्स्ट वाले केस में अगर इस तरह से एग्जांपल्स रहेंगे, किस तरह से, उसका 3x डिवाइडेड बाय सपोज लिखा है x + 1 और x - 2. ओके, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अब फिर से हेडिंग पढ़ेंगे. व्हेन डिनोमिनेटर हैज डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर. डिनोमिनेटर कैसा है, डिस्टिंक्ट है. ओके, ये जो नीचे लिखा हुआ है, नीचे ये वाला टर्म, इसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं. डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग. फैक्टर्स मतलब आप लोग को पता है, आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे फैक्टर्स निकालते हैं. फैक्टर्स निकालना आता है आपको कोई भी टर्म का, तो ये फैक्टर्स कहलाते हैं. ठीक है, ये अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं. एक क्या है x + 1, दूसरा क्या है x + 1. तो ये कैसे हो गए, अलग अलग हो गए. अगर सपोज यहाँ पर भी x + 1 लिखा रहता
तो ये कैसे हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ओके, तो सेम चाहिए कि हमें फर्स्ट वाले केस में, बिल्कुल भी नहीं। हमारे फर्स्ट केस में कैसे चाहिए हमें फैक्टर्स, डिस्टिंक्ट चाहिए, इसका मतलब कि अलग अलग चाहिए। ओके, और क्या चाहिए, लीनियर चाहिए। लीनियर मीन्स यहाँ पर जो x है इनका पावर क्या चाहिए हमें, 1 चाहिए। तो हमारे ये वाले x का पावर भी 1 है और ये x का पावर भी 1 है। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट केस को पहचानने का तरीका है, आइडेंटिफाई करने का तरीका है। न्यूमरेटर में कुछ भी लिखा हुआ हो, ओके, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको पार्शियल फ्रैक्शंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो दिया हुआ डिनोमिनेटर है वह किस तरह का है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या आता है, जो डिनोमिनेटर है वह डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स के होने चाहिए। अलग अलग फैक्टर्स होना चाहिए, 2, 3, 4 कितने भी रह सकते हैं, और वहाँ पर x का पावर हमेशा 1 रहना चाहिए। ये आपकी पहली कंडीशन। और एक बात यहाँ पर मैंने आप सभी को इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि हम पार्शियल फ्रैक्शंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शंस की जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे वह कौन से इसमें चाहिए, हमें कौन से टाइप में चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन के टाइप में चाहिए। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने, अगर आप लोग को याद नहीं है तो लास्ट वीडियो को फिर से एक बार आप लोगों को देखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो सुनिए, यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन की होना चाहिए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज स्ट्रिक्टली लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का पावर डिग्री कम होना चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री और पावर से। देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में x का पावर 1 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में x का पावर ये भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और ये दोनों टर्म कैसे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है। तो मल्टीप्लाई होने के बाद इनका पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैंने ये आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया है। ओके, तो इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है वो कौन से इसमें है, प्रॉपर फ्रैक्शन के इसमें ही है। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब इस तरह से सबसे पहले हमने केस देख लिया, अब हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। तो देखिए ध्यान से किस तरह से सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना पड़ता है, एक लेटर लेना पड़ता है जो कि हम लेते हैं a डिवाइडेड बाय जो फर्स्ट वाला लीनियर फैक्टर रहेगा उसे लिखना है। उसके बाद हमेशा प्लस का साइन, कौन सा साइन चाहिए, हमेशा प्लस का साइन, और फिर यहाँ पर b डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा, उसका राइट हैंड साइड आ जाएगा। और इसे सॉल्व करने का तरीका आप सभी को आता है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ओके, सॉल्व करने का तरीका हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे ही, मगर सब में पहले ये समझ लीजिए कि केसेस को कैसे पहचानना है। देख लिया आप लोगों ने कि डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए और लीनियर होना चाहिए। अगर वह इस तरह से रहा तो हमें, आप लोग को ये फर्स्ट स्टेप ये सबको अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्या करना पड़ता, अपने मन से कांस्टेंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाला फैक्टर, प्लस का साइन, एक और फैक्टर है ना यहाँ पर, तो एक और कांस्टेंट डिवाइडेड बाय सेकेंड वाला फैक्टर। ओके, अगर इस तरह से लिखा रहता x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3, यहाँ पर भी देखिए 3 अलग अलग फैक्टर्स डिनोमिनेटर में हैं, ठीक है, और सभी कैसे हैं, लीनियर है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस का साइन, b डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस का साइन, c डिवाइडेड बाय x प्लस 3। इसका क्या मतलब हुआ, जितने भी टर्म्स रहेंगे आपको एक बार कांस्टेंट, एक फैक्टर का टर्म प्लस का साइन, एक और कांस्टेंट, एक फैक्टर का टर्म प्लस एक और फैक्टर, उसके बाद थर्ड वाला डिनोमिनेटर वाला टर्म लिखना है इस तरह से। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है।
और सॉल्व करके हमें क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पर जो न्यूमरेटर में कांस्टेंट लिखते हैं इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, बस यही हमारा कंसेप्ट है। ठीक है, हमने सपोज हमें ए बी और सी की या फिर ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। और सोल्यूशन कैसे करते हैं, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, इन सब के न्यूमरेटर्स की वैल्यू मिल जाएंगी। ओके, सब में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप लोग को ये फर्स्ट स्टेप लिखना आना चाहिए। ये लिखने के बाद में इसका सोल्यूशन कैसा है यह हम प्रॉब्लम में देखने वाले हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी सेकेंड केस की तरफ। यहाँ पर क्या था, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, डिनोमिनेटर हैज डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड हेडिंग क्या है, सेकेंड केस क्या है। सी सेकेंड केस, व्हेन डिनोमिनेटर हैज रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब फर्स्ट केस और सेकेंड केस में क्या डिफरेंस है ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट वाले केस की हेडिंग थी व्हेन डिनोमिनेटर हैज डिस्टिंक्ट, क्या हेडिंग थी वहां पे, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। ओके, डिस्टिंक्ट का मतलब मैंने आप सभी को बताया क्या होता है, अलग अलग लीनियर फैक्टर चाहिए हमें। अब सेकेंड हेडिंग क्या है, व्हेन डिनोमिनेटर हैज रिपीटेड, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ओके, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स रहेंगे वह अब कैसे चाहिए रहेगा, रिपीटेड। कैसे चाहिए रहेगा मीन्स मतलब दिए हुए रहेंगे एग्जांपल्स में। ठीक है, कैसे दिए हुए रहेंगे, अगर रिपीटेड दिए हुए रहेंगे, रिपीटेड। ओके, तो देखेंगे आप लोग इसमें अब क्या हो जाता है, जैसे कि अगर हमारे पास दिया हुआ है x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है तो बताइए ये जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है वह रिपीटेड लीनियर फैक्टर है या नहीं। देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान देंगे आप सभी, x का पावर यहाँ पर भी 1 ही चाहिए क्योंकि कैसा टर्म कह रहा है, लीनियर कह रहा है, इसमें वेरिएबल का पावर 1 ही चाहिए, मगर जो वो टर्म है वो कैसा होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 3 4 कितने भी बार आ सकता है, रिपीट होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर x डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस 1 दिख रहा है आपको, ये टर्म 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसी टर्म को कैसा लिखा गया है, इस तरह से लिखा गया है। जो रिपीट हो रहा है ना तो उसे क्या कर देते हैं, कितने बार आया 1 और 2, तो हम यहाँ पे स्क्वायर करके लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के टर्म क्या कहलाते हैं, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। क्या कहलाते हैं, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब जब इस तरह के टर्म दिए हुए रहेंगे तो देखिए आप लोग, आपका राइट हैंड साइड किस फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या कंसेप्ट है, हमेशा पहले न्यूमरेटर में एक कांस्टेंट लिखना है। यहाँ पर देखिए एक लीनियर टर्म विदाउट डिस्टिंक्ट वाला भी दिया है तो उसके लिए आपने एक कांस्टेंट लिखा और वो वैल्यू लिखोगे उसके नीचे। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन b लिखोगे और जो टर्म रिपीट हो रहा है उसे एक बार लिखोगे x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर रिपीट वाले में ध्यान रखोगे, जो टर्म रिपीट हो रहा है उससे एक बार लिखोगे प्लस c लिखोगे फिर से, और जो टर्म रिपीट हो रहा है फिर से उसे लिख के उसका क्या दूंगी, स्क्वायर का फॉर्म दूंगी। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में मतलब कैसे अलग अलग टर्म थे हमने तो अलग अलग बार लिख दिया, लेकिन ये अलग टर्म था तो उसे एक बार ही लिखूंगी। लेकिन जो टर्म रिपीट हो रहा है जिसके ऊपर पावर में स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, तो क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर में एक कांस्टेंट लिख के वो टर्म डिनोमिनेटर में लिखना पड़ता है, प्लस का साइन लगाते हैं, फिर से एक और कांस्टेंट लिख के वही टर्म को क्या करते हैं, फिर से लिखते हैं, लेकिन किसके साथ में, स्क्वायर के साथ में। ठीक है, एक बार अकेले लिखना है और फिर क्या करना है, स्क्वायर के साथ में उसे लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड केस रिपीटेड लीनियर फैक्टर का। ये तो आप सभी को आ जाएगा फर्स्ट केस के समान ही कि अगर सिंगल टर्म दिया है तो एक कांस्टेंट लिखा और डिनोमिनेटर में टर्म लिख दिया। लेकिन भूल से भी आप लोग जो स्क्वायर वाला टर्म है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस एक
एक वैल्यू कांस्टेंट लिख देते हैं और वो टर्म डायरेक्टली लिख देते हैं। ये टर्म बीच वाला लिखना भूल जाते हैं, तो फिर उससे क्या हो जाता है कि उससे सोल्यूशन रॉन्ग हो जाता है। क्या कंसेप्ट है, जो टर्म रिपीट हो रहा है उससे पहले एक बार सिंगल बार लिखा जाता है और फिर से उसे डबल लिखा जाता है स्क्वायर के साथ में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस नंबर 2, जिसकी हेडिंग है हमारी व्हेन डिनोमिनेटर हैज रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा केस नंबर 3 देखते हैं। केस 3, व्हेन डिनोमिनेटर हैज डिस्टिंक्ट, फिर से डिस्टिंक्ट वर्ड आया है, आगे देखिए, इररिड्यूसिबल, कौन सा टर्म है, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। कैसा होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, इररिड्यूसिबल। इररिड्यूसिबल का क्या मतलब होता है, जिनके आप फैक्टर्स निकाल नहीं पाओ, जिन्हें आप रिड्यूस नहीं कर पाओ। ओके, उसे हम कहते हैं इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। जैसे कि अगर आप लोग के पास इक्वेशंस दिए रहते हैं x² प्लस या सब 3x प्लस 2, इस तरह से इक्वेशन दिया है, तो आप क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं 2 1 सा 2 करके, है ना। तो इस तरह से आप फैक्टर्स निकाल पाते हैं कि x+2 और x+1 फैक्टर हो जाएगा इस इक्वेशन का, x² प्लस 3x प्लस 2। इस तरह का अगर इक्वेशन गिवन हो तो उसके आप इजीली फैक्टर्स निकाल सकते हैं, यस। लेकिन अगर सिर्फ x² प्लस 2 दिया हो तो उसके फैक्टर्स निकलते हैं क्या, नहीं निकलते हैं। तो जिसके फैक्टर्स नहीं निकलते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इररिड्यूसिबल, उन्हें हम क्या कहते हैं, इररिड्यूसिबल। और क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं हम, जो जहां पर वेरिएबल के ऊपर पावर में क्या रहेगा, 2 लिखा रहेगा। अभी हमने जो केसेस देखे वहां पर क्या था, x का पावर 1 था, अब x का पावर क्या रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। ओके, लेकिन वह कैसा क्वाड्रेटिक भी होना चाहिए, इररिड्यूसिबल, जिसके की फैक्टर्स हम फाइंड आउट नहीं कर पाए। ओके, अब देखिए थर्ड केस में किस तरह से आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x² प्लस 1। ओके, जो ये जो टर्म है x के पावर में 2 लिखा है 2, तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक टर्म है। लीनियर मतलब x का ऊपर पावर में 1, लीनियर वाला टर्म उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आता है तो भी चलता है, नहीं रहा अगर सिर्फ इस तरह से रहा तो भी चलता है। ओके, लेकिन अगर लीनियर टर्म है और ये भी टर्म है तो आप इसे फर्स्ट वाले केस में डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर के टर्म में कंसीडर कर सकते हो क्या, नहीं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सेकेंड वाला टर्म है वह डिस्टिंक्ट तो है, लेकिन उसके ऊपर पावर में, x के ऊपर पावर में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, जिसका मतलब क्या हुआ कि यह अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चले गया, क्वाड्रेटिक फैक्टर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया अगर क्वाड्रेटिक है, तो इसका मतलब आपको समझ जाएगा कि ये कौन से केसेस में है, थर्ड केस का एग्जाम्पल है। ओके, क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये भी याद रखना है कुछ कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे रहते हैं, रिड्यूसिबल रहते हैं। क्या रहते हैं, रिड्यूसिबल। इसका मतलब कि हम उनके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए सपोज x² प्लस 3x प्लस 2 मैंने लिखा। ओके, तो ये क्या होगा, x², हम क्या करते हैं, जो लास्ट वाला टर्म रहता है उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और प्लस करने पर या माइनस करने पर ये टर्म आना चाहिए। तो 2 1 सा 2, तो हम यहाँ कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं 1x प्लस 2, और हम इसको 2 2 इसमें स्प्लिट करते हैं। ये सभी स्टेप्स आपने बहुत बार देखी है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स फाइंड आउट हो गए, तो ये बताइए ये इररिड्यूसिबल कहलाएगा क्या, ये वाला इक्वेशन नहीं कहलाएगा, कहलाएगा क्या, नहीं, क्योंकि रिड्यूस हो चुका है। ओके, इररिड्यूसिबल का मतलब क्या होता है, जिनके आप फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं कर पाओ। तो देखिए यहाँ पर x² प्लस 1 लिखा है, इसके आप फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, नहीं।
नहीं आप इनको कोई मेथड से सॉल्व करके इसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, और नहीं इनमें कोई फॉर्मूला अप्लाई करके इनके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आया सबको समझ में? ओके, तो इसके बाद अब देखिए, अगर थर्ड केस का एग्जाम्पल रहा तो किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। ओके, तो देखेंगे तो क्या करना है, अगर सपोज उसके साथ में कोई भी लीनियर डिस्टिंक्ट लीनियर का टर्म दिया हुआ रहा, तो जैसे हमने केस 2 में किया था वैसे ही यहाँ पर पहले कांस्टेंट लिखना और x-2 लिखना। ओके, उसके बाद जो आपका इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक वाला टर्म रहेगा उसके लिए आपको किस तरह से सॉल्व करना है, उसके लिए आपको देखिए न्यूमरेटर में क्या लिखना है, एक कांस्टेंट लिखना है, उसके साथ में x प्लस एक और कांस्टेंट लिखना है। ठीक है, तो ऑफ डिनोमिनेटर जैसे का वैसा से इररिड्यूसिबल वाला क्वाड्रेटिक वाला टर्म आपको डिनोमिनेटर में यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, थर्ड केस आता है जिसमें कि डिनोमिनेटर कैसा रहता है, डिस्टिंक्ट रहता है और इररिड्यूसिबल रहता है। ओके, तो ये 3 केसेस यहाँ पर हो गए। अब हम 1 बाय 1 इन सभी के एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करना अच्छे से सीखेंगे। ओके, तो आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि 3 केसेस कौन से हैं, उनके नाम क्या है और उनके डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ रहता है, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बेसिस पे न्यूमरेटर में क्या लिख के उनको राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट स्टेप है उनको स्प्लिट करना आपको आना चाहिए। आगे की स्टेप बहुत इजी रहती है जो कि आप लोग को आ जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको ये जो फर्स्ट स्टेप है वह अच्छे से आना चाहिए लिखना, और आप लोग को यहाँ पर जो दिया हुआ डिनोमिनेटर है उसको आइडेंटिफाई करना भी अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि उसे आइडेंटिफाई करे बिना आप लोग केस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, और विदाउट केस आइडेंटिफाई करे हुए आप आपकी फर्स्ट स्टेप राइट हैंड साइड की नहीं लिख पाएंगे। अगर आप फर्स्ट स्टेप ही नहीं लिख पाएंगे तो आप सोल्यूशन सॉल्व कर पाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्शियल फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल्स को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, उसमें हम सब में पहले केस 1 में जितने भी टाइप्स के एग्जाम्पल्स आते हैं उन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग।